आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखम चक्रम जलौकान दधतामृतघटम चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यान शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलांगं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढ़दावाग्निलीलम्। हम विमान स्थान का चौथा अध्याय देख रहे थे और उसमें हमने जो छठा श्लोक है, सिक्स श्लोक, ये हम देख रहे थे। उसमें हमने उपद्रव देखा, उदर्क देखा और उसके साथ साथ व्याधि संकर और निदानार्थकर व्याधि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी हमने जान लिया। अभी यहाँ पे और एक ये हम कह सकते हैं कि और एक प्रकार का सिद्धांत यहाँ पे उपस्थित है, वो हम देखेंगे। एवं वृद्धि स्थान क्षय समन्वितम। तो वृद्धि स्थान और क्षय ये क्या होता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम हमें मालूम है कि वृद्धि स्थान क्षय, ये सभी जो बातें हैं ये दोषों के संदर्भ में आती है। तो दोष शरीर में हमेशा घूमते रहते हैं, ये भी हमें मालूम है। ये एक बार हमने 2-3 बार ये सूत्र पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम उसी सूत्र पर जाएंगे, गृहणी अध्याय के 36 सूत्र पर, जिसमें लिखा है कि दोष सदैव घूमते रहते हैं। तो गृहणी अध्याय, ये जो अध्याय है इसमें गृहणी का वर्णन है, लेकिन गृहणी का स्थान महात्म्य ये अग्नि से होता है। अग्नि ये अग्नि का स्थान गृहणी है। तो गृहणी में जो फंक्शन होता है, गृहणी का जो कार्य होता है, वो अग्नि के वजह से होता है। तो अग्नि का कार्य जो पाचन है वो होने के बाद क्या होता है, ये इस श्लोक में आया है और इसमें लिखा है कि व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेप उचित कर्मणा युगपत् सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणः ख वैगुण्यात् रसात् सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं तत्र खे वर्षम इव तोयदः दोषाणामपि चैव स्यात् एक दोष प्रकोपणम। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा है कि दोषों का भी, दोषाणाम अपि च एवं स्यात्, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जिस प्रकार व्यान के द्वारा रस रक्त इत्यादि धातुओं के जो अंश है वो व्यान के द्वारा उनका क्षेपण हो जाता है पूरे शरीर में, उसका उनका जिस प्रकार से क्षेपण हो जाता है, उसी प्रकार से दोषों का भी क्षेपण उसी प्रकार से होता है। कहना ऐसा है कि व्यान इस वायु के द्वारा, व्यानेन रस धातुर्हि, इसका मतलब है व्यान के द्वारा रस धातु विक्षेप उचित कर्मणा। उचित कर्मणा ये व्यान वायु का कर्म है, क्योंकि उचित कर्मणा इसको तृतीया लगी है और व्यान को भी तृतीया लगी है। तो व्यान के उचित कर्म के द्वारा रस धातु का विक्षेप हो जाता है। विक्षेप मतलब वो दूर दूर तक फैल जाता है। और कैसे, युगपत, एक साथ, सर्वतो, सभी जगह पे, अजस्त्रम, अजस्त्रम का अर्थ लिखा है अविश्रांत, सतत 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 सतत, वो व्यान के द्वारा बहता हुआ अलग अलग स्थानों में जाता है। देहे विक्षिप्यते सदा, पूरे शरीर में फैल जाता है। क्षिप्यमाण, इस प्रकार से फेंके गए रस धातु से, रस धातु जब ख विगुणता से वो सज्ज हो जाता है, ख विगुणता से वो एक जगह पे रुक जाता है तो विकृति करता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि सभी धातु, सभी दोष, ये सभी घूमते रहते हैं, वे कभी भी एक जगह पे नहीं रहते हैं। अगर
जो जो कुछ हमारे शरीर का जड़न घड़न है, ये स्थायी धातु से होता है। जो धातु घूमते रहते हैं, जो दोष घूमते रहते हैं, वो अगर किसी जगह पे रुक जाते हैं, तो वहां पे दोष निर्मिति करते हैं। हम्म? और जो स्थायी धातुओं की निर्मिति होती है, ये धात्वाग्नि के द्वारा होती है। ये रस धातु के सॉरी जो महास्रोतस में बहने वाला या फिर व्यान के द्वारा जो विक्षिप्त होता है, उसके द्वारा बाद में धात्वाग्नि के द्वारा स्थायी धातुओं की निर्मिति होती है। स्थायी धातु मतलब जो शरीर का जड़न घड़न करते हैं, जैसे मांस है, ये मेद है, अस्थि है, इन सभी की इन स्थायी धातुओं की निर्मिति जो है वो विविध धात्वाग्नि के द्वारा होती है। लेकिन दोष और धातु ये व्यान के द्वारा सदैव घूमते रहते हैं। तो उसी प्रकार दोषाणाम अपि च एवं स्यात्, दोष भी हमेशा घूमते रहते हैं, वो गतिमान है। ये इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा हमें समझ में आता है। अभी ये सभी जो धातु है, सभी जो दोष है, वो घूमते रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसमें वृद्धि और क्षय होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान सबसे पहले देखेंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय 18। ये भी अध्याय हमने देखा था, फिर भी उसमें कुछ श्लोक हम फिर से देखेंगे। 53 नंबर का श्लोक है, 52 और 53 नंबर के श्लोक है। यहाँ पे वृद्धि और क्षय इनकी व्याख्या दी है। वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मणः प्राकृताद् हानिः वृद्धिर्वा अपि विरोधीनाम। तो जो वायु पित्त और कफ के जो क्षीण लक्षण दिखाई देते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऐसा है कि उनके कर्म की प्राकृताद् कर्मणः हानिः, प्राकृत कर्म की हानि होना, ये इसका मतलब वात पित्त और कफ ये क्षीण हो गए हैं। और उन्हीं प्राकृत कर्म की वृद्धि होना, इसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो वात पित्त कफ है, ये अपने प्रमाण से वृद्ध हो गए हैं, बढ़ गए हैं। फिर से एक बार नीचे से देखेंगे। क्षय लक्षण आह वाते इत्यादि कर्मण प्राकृतात् वातादि प्रकृति कर्मत्वेन उक्तत्वात् उत्साहादेहे, जो उत्साह इत्यादि जो कर्म बताए गए हैं, शायद इसका वर्णन 27वें अध्याय में आया है। चरक सूत्र स्थान 27 या 28वें अध्याय में इसका वर्णन आया है। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, हम फिर से कभी देखेंगे इसके बारे में कि वात पित्त कफ के प्राकृत कर्म क्या है, वो हमें जानना पड़ेगा। जब कभी हम वात पित्त कफ के बारे में फिर से जानेंगे तो देख लेंगे। लेकिन जो प्राकृत कर्म बताए गए हैं, उनकी हानि होना, उनका अपचय होना, वो कर्म कम होना, शरीर में कम दिखाई देना, इसका मतलब है वात पित्त और कफ ये क्षीण हो गए हैं। हम भी उसका मतलब जान सकते हैं कि वात का कर्म क्या है? चलता उत्पन्न करना, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज का बहना, ये वात का प्राकृत कर्म है। उत्साह निर्माण करना, हर्ष निर्माण करना, ये सभी प्राकृत वात का कर्म है। इस कर्म की हानि होना, इसका मतलब है वात दोष की हानि होना। क्योंकि वात पित्त और कफ ये अनुमान गम्य है, ये डायरेक्टली दिखाई नहीं देते हैं, ये अनुमान से हम जान सकते हैं। तो वो अनुमान किस
तरीके से हम जानेंगे तो उनके कर्म के हिसाब से हम उनकी हानि या फिर वृद्धि ऐसे हमें जानना पड़ता है। तो हानि इसका मतलब है अपचय, हाँ, उनका अपचय होना। वृद्धिर्वा अपि विरोधीनाम, इस इसके विपरीत अगर हो गया तो वृद्धि हो जाती है। उक्त प्राकृत लक्षण विरोधी नाम कर्मणाम वृद्धि ही, जो प्राकृत लक्षण बताए गए हैं उनके विरोधी अगर वो बढ़ गए तो इसका मतलब है उसकी उनकी वृद्धि हो गई। यथा वातक्षये उत्साह विरोधी नाम विषादस्य वृद्धि ही, अगर वात का क्षय हो गया तो क्या होता है, उस जो उत्साह वात की वजह से चाहिए वो कम हो जाता है और विषाद निर्माण हो जाता है। विषादस्य वृद्धि ही। पित्त क्षय, पित्त अगर क्षय हो गया तो क्या होता है, अदर्शन अपत्यादि नाम वृद्धि ही। अगर पित्त का क्षय हो गया तो पित्त का कर्म है पाचन करना, दर्शन करना, तो ये जो पित्त का कर्म है ये कम हो जाएगा और जो उसका कर्म नहीं है या फिर विरुद्ध कर्म है उसकी वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से श्लेष्म क्षय रौक्षादीनां वृद्धि ही। इह प्राकृत कर्म हानौ सत्याम न आवश्यम विरोधी कर्म वृद्धि रत उत्तम। हाँ, ये मैं बताने ही वाली थी कि प्राकृत कर्म की, वात पित्त कफ के प्राकृत कर्म की हानि हो गई, इसका मतलब है उत्साह हानि हो गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है हमेशा विषाद की वृद्धि होने वाली है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये कहना भी योग्य नहीं है कि उत्साह कम हो गया इसका मतलब है विषाद बढ़ गया है, ये कहना योग्य नहीं है। तो इसलिए ऐसे लिखा है, यह प्राकृत कर्म हानौ सत्याम न अवश्यम विरोधी कर्म वृद्धिर अतः उत्तम वृद्धिर वा इत्यादि। इसलिए लिखा है वृद्धिर वा इत्यादि, इसका मतलब है थोड़ी सी वृद्धि हो गई, थोड़ा सा ये हो गया, अगर हमेशा वो चलता रहा तो जो दूसरा कर्म है उसकी वृद्धि हो सकती है, उसका जो विरोधी गुण है उसकी वृद्धि हो सकती है। न हि आवश्यम उत्साहानौ अल्पमात्रायां सत्याम विषादो वर्धते, वही जो मैंने अभी बताया। अलोभ न्यूनत्वे वा मनाग लोभो वर्धते। अलोभ मतलब लोभ न होना, ये होने से मनाग लोभो वर्धते, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अलोभ का नाश होने से, अलोभ नहीं है इस, हाँ ओके, अलोभो न्यूनत्वे, अलोभ नहीं है इसका मतलब है मन में लोभ का, मनाग लोभ इसमें मन में लोभ की वृद्धि हो जाती है, ऐसे हो सकता है। किंवा उत्साहादि अभावेन अभाव मुखेन ज्ञानार्थम कर्मणः प्राकृतात् हानिः इति उक्तम्। विषादादि वृद्ध्या तु विधि मुखेन ज्ञानार्थम वृद्धिर्वा अपि विरोधीनाम इति उक्तम। तो इसका मतलब ऐसा है, उत्साहादि अभावेन, उत्साह इत्यादि नहीं है इसका मतलब है अभाव मुखेन, उसका अभाव है, ये कहने के लिए कर्मणः प्राकृतात् हानिः ये बताया गया है। लेकिन विषादादि वृद्धिया वृद्ध्याः तु विधि मुखेन, विषादादि वृद्धि ये कहने के लिए वृद्धिर वा अपि विरोधी न ऐसे बताया गया है। तो विरोधी चीजों की वृद्धि हो जाती है, ये जो है इससे समझ में आता है कि विषाद इत्यादियों की वृद्धि हो जाती है, उत्साह की हानि हो जाती है, इसका मतलब है विषाद की वृद्धि हो जाती है, ये वृद्धिर वापि विरोधी नाम, इससे हमें समझ में आ सकता है। यद्यपि यदुच्यते वृद्धिर्वापि विरोधीनां विरोधी दोषाणां यथा पित्त वृद्धौ श्लेष्म क्षयो जायते इति एवं इत्यादौ तद न। हाँ, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा एक दोष का क्षय हो गया इसका मतलब है दूसरा दोष बढ़ गया, ऐसा हमें नहीं याद रखना है या फिर नहीं सोचना है। पित्त अगर वृद्ध हो गया इसका मतलब कफ क्षीण हो गया है, ये कभी होता नहीं है। ये कब होता है, जब हम पित्त के दोष के हेतुओं का सेवन करते हैं
तभी पित्त बढ़ता है। और श्लेष्म के दोष के हेतुओं को कम करते हैं, तभी श्लेष्मा का क्षय हो जाता है। ऐसे कभी नहीं होता है कि पित्त के दोष के हेतुओं के सेवन करने से पित्त वृद्ध हो गया और श्लेष्मा का क्षय हो गया। ऐसे कभी होता नहीं है। सभी दोष ये अपने अपने हेतुओं से ही बढ़ते हैं। कभी भी दोष दूसरे दोष के हेतुओं से कम नहीं होते हैं। कम कैसे होता है? स्वभाव परमवाद से। स्वभाव से दोष कम होते हैं, न कि दूसरे हेतुओं के सेवन से दोष कम होते हैं। मतलब दूसरे दोषों के वृद्धि के हेतुओं से पहला दोष कम नहीं होता है। यतो अन्य दोष वृद्धौ अन्यस्य अवश्यम न ही अपायो भवति। अन्य दोष की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है दूसरे दोष का अपाय हो गया, ऐसे कभी नहीं होता है। तथा ही सति पित्त वृद्धौ सत्याम सर्वदा श्लेष्म क्षयः स्यात् न च दोषः परस्पर घातका इति। दोष कभी भी एक दूसरे को घात नहीं करते हैं। प्राग एवं प्रातिपादितम, ये पहले ही बताया गया है। प्रदेशांतरे अपि दोषाणाम स्वलक्षण हानिर एव परम क्षय लक्षणम। क्षीणा जहति लिंगम स्वम। खुद दोष खुद का लक्षण कम करते हैं। क्षीणा जहति लिंगम स्वम। दोष खुद का लक्षण कम करते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही कम हो जाती है। किस वजह से कम हो जाती है? क्योंकि उनके हेतु कम हो जाते हैं। तो अपने आप उनकी उत्पत्ति कम होने से उनके गुण कम हो जाते हैं और उनके लक्षण भी कम हो जाते हैं। ये श्लोक जो है ये सूत्र स्थान 17 में भी आया है और वो भी हम देखेंगे। और इसमें भी आया है क्षीणा जहति लिंगम स्वम। अष्टांग हृदय में भी हम देख सकते हैं। आगे लिखा है दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम। दोष प्रकृति, प्रकृति इसका मतलब है स्वभाव। प्रकृति ही इति स्वभाव। दोष का जो स्वभाव होता है उसका विशेष होना, उसका विशेष होना। तस्य वैशेष्यम, उसका आधिक्य होना। उस दोष के स्वभाव के विशेष का आधिक्य होना, ये उसका वृद्धि लक्षण होता है। श्लेष्मण स्नेह शैत्य माधुर्यादि या प्रकृति ही तस्याः अति स्निग्ध अति शैत्य अति माधुर्यादि वैशेष्यम वृद्धि लक्षणम। जो दोष का प्राकृत स्वभाव है उसकी वृद्धि हो जाना, इसका मतलब है दोष की वृद्धि हो जाती है। नियतम इति प्रतिनियतम, नियतम इति प्रतिनियतम, मतलब ये हमें ध्यान में ही रखना है। ये निश्चित है या फिर ये नियम है कि दोष के प्राकृत स्वभाव का विशेष होना। जो प्राकृत स्वभाव है उसमें विशेषता आ जाना, ये नियत लक्षण जो है यही दोषों के वृद्धि का लक्षण है। और क्या है? दोषाणाम प्रकृतिर्हानि ही वृद्धिश्चैव परीक्षते। उसी प्रकार दोषों के प्राकृत लक्षण की हानि होना, ये दोषों की हानि है, ये हमें ध्यान में रखना है। यदस्य प्रकृतिर्लक्षणं तद्वृद्धं सप्तस्य एव वृद्धिलक्षणम् इति अर्थम् अन्ये तु निश्चितम् इति आहुः। तो दोषों की प्राकृत लक्षणों की हानि होना, ये दोषों की हानि है। और दोषों की हानि और वृद्धि, इसका परीक्षण करना, इसका मतलब है दोषों की विकृति का परीक्षण करना। तो इसलिए हमें इस प्रकार से दोषों की वृद्धि और दोषों के क्षीण लक्षण हमें देखने चाहिए। यद अस्य प्रकृति लक्षणम तद वृद्धम, जो दोष के प्रकृति का लक्षण है वो वृद्ध हो जाना। सप्तस्य एव वृद्धि लक्षणम इति अर्थम। यहाँ पे सप्तस्य शब्द आया है, ये शायद थोड़े धातुओं की ओर भी लेके जा रहा है।
नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दोषों की वृद्धि और हानि ये हमें ध्यान में रखनी है। इसके लिए और एक श्लोक है 17वें अध्याय में कियंता शिरशीय, उसमें 62 नंबर का श्लोक है। दोषः प्रवृद्धा स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जहति स्वम लिंगम समाह स्वम कर्म कुरुते कुरुवते लिले कुरुते, ये शब्द चाहिए। दोषः प्रवृद्धा, दोष जब बढ़ जाते हैं तो स्वम लिंगम, खुद का जो लक्षण है वो यथा बल दर्शयन्ति, अधिक बल से वो दिखाते हैं, अधिक बलवान लक्षण वह दिखाते हैं। क्षीणा, हाँ, जो जब क्षीण हो जाते हैं तो जहती, जहती मतलब कम कर देते हैं, जहती हन शब्द है, हन से परोक्ष भूतकाल यहाँ पे लिखा गया है, तो जहती इसका मतलब है कम हो जाना, लक्षण कम हो जाते हैं। स्वम, खुद के लक्षण कम कर देते हैं। समाहा, जब सम रहते हैं तो स्वम कर्म कुरुवते, कुरुते, जो जब कुरुवते होगा यहाँ पे, तो समाह जब सम होते हैं तो खुद का कर्म करते रहते हैं। दोषाणाम वृद्धि साम्य क्षय लक्षणानि पृथक आह स्वम लिंगम इति वैकारिक लिंगम, स्वम लिंगम यहाँ पे वैकारिक लिंगम, जो अभी हमने देखा कि वृद्ध हो जाने से जो खुद के जो प्रकृति वैशिष्य जो लिंग है वो दिखा देते हैं। प्रकृति वैशिष्य लिंग, इसका मतलब है अतिलिंग दिखाते हैं। यथा बलमिति अतिवृद्धैहि अतिवृद्धम मध्यवृद्धैहि मध्यवृद्धम इत्यादि। अगर अधिक बढ़ जाते हैं तो अतिवृद्ध लक्षण, मध्य बढ़ जाते हैं तो मध्यवृद्ध लक्षण, ऐसे वो दिखाते हैं। लिंगम स्वम जहाति इति अनेन क्षीणानाम प्रकृति लिंग क्षय व्यतिरिक्तम विकार कर्तृत्वम नास्ति, ये ध्यान में रखना है। लिंगम स्वम जहती, खुद के लक्षण कम कर देते हैं, लेकिन जब क्षीण हो जाते हैं, क्षीणा नाम, जब क्षीण हो जाते हैं, प्रकृति लिंग क्षय व्यतिरिक्तम, प्रकृति के लक्षण के क्षय व्यतिरिक्त विकार कर्तृत्व नहीं होता है। जब दोष क्षीण हो जाते हैं तो उनके लक्षण क्षीण हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर वात क्षीण हो गया तो क्या होगा, उसके जो लक्षण है चलता, रुक्षता या फिर खरता, ये जो लक्षण है ये कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें उत्पत्ति की विकार उत्पत्ति के कर्तृत्व नहीं रहते हैं। जैसे अगर कफ कम हो गया तो स्निग्ध गुण कम हो जाएगा, लेकिन वो स्निग्ध गुण कम करेगा इसका मतलब वृक्ष गुण बढ़ाएगा ये नहीं होता है। वो स्निग्ध गुण कम करेगा और कुछ कार्य नहीं करेगा, कुछ विकृति भी नहीं करेगा, तो विकार कर्तृत्व नास्ति। इसलिए ये बताया जाता है कि क्षीण दोष कुछ नहीं करते हैं। क्षीण दोष में विकार उत्पत्ति के विकार उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, यतो वृद्धा उन्मार्गगामिनो दोषाः दूष्यं दूषयन्तो ज्वरादिं कुर्वन्ति न क्षीणाः। जिस प्रकार से वृद्ध और उन्मार्गगामी दोष बढ़ते हैं, दूषित होते हुए ज्वर इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार क्षीण दोष नहीं करते हैं। स्वयमेव दुस्थितत्वात्, वो खुद ही दुखित है, वो खुद ही दुस्थित है, वो खुद ही खुद का काम नहीं कर सकते हैं, खुद ही खुद के लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए स्वम कर्म इति प्राकृत कर्म, खुद के कर्म नहीं कर सकते हैं, खुद के प्राकृत कर्म वो वह नहीं कर सकते हैं। एते च द्विषष्टि भेदाः आविष्कृततमत्वेन न उक्ता तेन एकदोषक्षये द्विदोष वृद्धौ च वृद्ध वृद्धतर भेदादि। ये थोड़ा आगे का है, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि
दोष वृद्ध हो गए, दोष क्षीण हो गए। लेकिन दोनों प्रकार ये विकृति ही है। दोष वृद्ध होना, दोष क्षीण होना, ये दोनों विकृतियां ही है। इससे रोग क्षीण से रोगों की उत्पत्ति नहीं हुई, फिर भी दोष क्षीण हो गया, इसका मतलब है वो खुद का कर्म नहीं कर पा रहा है। वो खुद का जो नॉर्मल कर्म है वो नहीं कर पा रहा है। पूरे शरीर में कफ क्षीण हो गया, पूरे शरीर में जो कफ की क्षीणता हो गई, तो जो स्निग्ध भाव शरीर पर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो ये विकृति हो जाती है। वो विकार दिखाता नहीं है, लेकिन वो खुद दिखाता नहीं है, लेकिन कुछ काल के बाद जब दूसरा दोष बढ़ जाता है तो अपने आप विकार दिखाना शुरू हो जाता है। जब वो खुद कम हो जाता है तो विकृति नहीं दिखती है, लेकिन जैसे जैसे दूसरा दोष उस पर डोमिनेट कर देता है तो अपने आप वो विकृति दिखाई देती है। तो इसलिए ऐसे कहा है कि दोषा प्रवृद्धा स्वम लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, क्षीणा जहति स्वम लिंगम, समाह स्वम कर्म कुरुते कुर्वते। तो सम जो है वो खुद का कर्म करते हैं, और जो वृद्ध हो गए हैं वो अपना कर्म बहुत बल से दिखाते हैं, और जो क्षीण हो गए हैं वो खुद का कर्म करते ही नहीं है। इस प्रकार से हम वृद्ध और क्षीण क्या है वो हम यहाँ पे जान सकते हैं। इसी अध्याय में और एक देखेंगे, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11। यहाँ पे अष्टांग हृदयकार ने अष्टांग हृदयकार ने वृद्ध और क्षीण इन दोनों के कर्म बताए हैं, या फिर लक्षण बताए हैं, कर्म नहीं, ये लक्षण है। हम्म, दिख नहीं रहा है ना। अष्टांग हृदयकार ने दोषादि विज्ञानीय इस अध्याय में अ, वृद्धस्तु कुरुते अनिलाहा, जब वृद्ध हो जाता है तो वायु क्या करता है ये दिखाया है। कार्श्य कार्ष्णोष्ण कामत्व, कंप अनाह शकृत ग्रहण, बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप भ्रमदीनता। तो ये थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे हमें दिखाई देता है, इसका एनालिसिस हमें करना चाहिए कि चरकाचार्य कहते हैं, चरकाचार्य मतलब चक्रपाणी टीकाकार ऐसे कहते हैं कि जो क्षीण दोष हो जाते हैं वो अपना कर्म नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे अष्टांग हृदयकार ने वृद्ध दोषों का भी कर्म बताया है और क्षीण दोषों का भी कर्म बताया है। तो वृद्धस्तु कुरुते अनिलाः कार्शकाश्नोष्ण कामत्व, कंप अनाह शकृत ग्रहण, बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप भ्रमदीनता। ये सभी कर्म हम जानते हैं। मैं ज्यादा इस पर नहीं अभी नहीं लेती हूँ, बाद में हम जब अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पित्त, पित्त क्या होता है? पीत विणमूत्र नेत्रत्व, क्षुत त्रुट दाह अल्प निद्रता पित्तम। और कफ का काम क्या है? श्लेष्मा अग्नि सदन, प्रसेक आलस्य गौरवम, श्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम, श्वास कास अति निद्रता। ये दोषों के कर्म यहाँ पे बताए गए हैं। उसी प्रकार क्षीण वात के कर्म बताए हैं। लिंगम क्षीणे अनिलिंगस्य, साद अल्प, अल्प अंग साद हो जाता है,
अल्पभाषिते हितम, अल्पभाषा या फिर कम बोलना, ये वात वात दोष की वजह से होता है, वात दोष क्षीण होने की वजह से होता है। संज्ञा मोह तथा श्लेष्म वृद्ध युक्तामय संभवाः, यहाँ पे बताया है श्लेष्म वृद्धा युक्तमय संभवाः, यहाँ पे संभव ये तंत्र युक्ति बताई है कि जब वायु के लक्षण क्षीण हो जाते हैं तो कफ वृद्ध है, ऐसे रोगों ऐसे हमें समझ में आता है, या फिर कफ वृद्धि के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, या फिर कफ वृद्धि के कफ वृद्ध युक्त आमय संभवाः, जब वात क्षीण हो जाता है तो श्लेष्मा वृद्ध हो गया है और श्लेष्मा वृद्धि के जो रोग है उनका संभव होना हमें दिखाई देता है। तेषाम् आमयानां संभवो तथा श्लेष्म वृद्धौ यः उक्तः। हॅलो सर, तुम्ही बोलताय का काही? हेलो, हाँ, जब वात क्षीण हो जाता है तो अपने आप कफ वृद्धि के लक्षणों का संभव हो जाता है। श्लेष्म वृद्धौ य उक्ताः अग्निसाद प्रसेकादयः तेषाम् आमयानां संभवो भवति, यहाँ पे संभव तंत्र युक्ति बताई गई है, इसका मतलब है इसका संभव हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे बताया गया है। आगे है पित्त, पित्त मंदो अनलाहा शीतम प्रभाहानि, पित्त जब कम हो जाता है तो मंद अनल वायु कम हो जाता है और शीतता बढ़ जाती है और प्रभाहानि हो जाती है। आगे है कफ, कफे भ्रमः श्लेष्माशयानां शून्यत्वम, श्लेष्मा के जो आशय है वहां पे शून्यता दिखाई देती है, तो यहाँ पे भी संभव ऐसे होता है कि वात वृद्धि हो गई, जब श्लेष्मा का क्षय हो जाता है तो अपने आप वात की वृद्धि हो गई है, ऐसा संभव दिखाई दे सकता है। रुद्रवः और श्लथ संधिता, ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वात पित्त और कफ के जो लक्षण है वो हमने वृद्ध और क्षीण लक्षण हमने देखे। अभी और एक बात हमें यहाँ पे देखनी है, वो है ये जो क्षीण वृद्धि और क्षय हो जाता है, ये इसके प्रकार बताए गए हैं। तो इसी अध्याय में कियंताशीलस्य इस अध्याय में वायु पित्त और कफ के क्षय वृद्धि और स्थान के लक्षण बताए, जो हमारा पॉइंट था कि वात पित्त और कफ के वृद्धि स्थान और क्षय, ये हमें देखना था उसमें उस श्लोक में, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मणः क्षये स्थानात् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः गात्रदेशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च। तो यहाँ पे एक वृद्ध हो गया है, एक क्षीण हो गया है और एक समस्थिति में है। प्रकृतिस्थम यदा पित्तम, पित्त कैसे है, समस्थिति में है। मारुतः वायु बढ़ गया है, मारुतः यहाँ पे वृद्धि ये शब्द नहीं आया है, लेकिन वो वृद्धि ये शब्द यहाँ पे हमें वाक्यशेष तंत्र युक्ति से लेना चाहिए। यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये वाक्यशेष तंत्र युक्ति से दिया गया लेना चाहिए। श्लेष्मणः क्षय, और श्लेष्मा का क्षय हो गया है, तो एक बढ़ गया है एक क्षय हो गया है, और
एक समस्थिति में है, प्रकृतिस्थ है, इसका मतलब है सम है। स्थानात आदाय, जब स्थान इसका मतलब है प्रमाण, स्थान का अर्थ प्रमाण ये है। ये अर्थ भी इसी अध्याय में 17वें ही अध्याय में है। मैं सिर्फ पढ़ के बताती हूँ, पिछली बार हमने ये अर्थ देखा था। 17वें अध्याय में क्षय स्थानम च वृद्धिम च दोषाणाम त्रिविधा गति ही, क्षय स्थान और वृद्धि ये 3 प्रकार की गति दोषों की बताई गई है। तो उसमें गति प्रकारो वा ऐसे बताया गया है, प्रकारो अवस्था वा। गति इसका मतलब है प्रकार, मतलब दोषों की वृद्धि ये अलग अलग प्रकार से हो सकती है, क्षय अलग अलग प्रकार से हो सकता है, और सम अवस्था बताई गई है। सम अवस्था, स्थान, ये अवस्था का अर्थ दिया है स्वमानावस्थानम। स्थान इसका मतलब है एक जो नॉर्मल उसकी जो बैलेंस अवस्था है उसमें रहना, नॉर्मल प्रमाण में रहना, इसका मतलब है स्थान। तो स्थानाद आदाय इसका मतलब है जो प्रमाण है उससे एक तो वृद्ध हो जाना या फिर क्षीण हो जाना। स्थानाद आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति, और स्थान को छोड़ते हुए, इसका मतलब है उनके प्रमाण को छोड़ते हुए जिस जिस स्थान पर वो उसका विसर्प हो जाता है, मतलब प्रमाण में बढ़ गए हैं या फिर प्रमाण में क्षय हो गए हैं, और वो पूरे शरीर में घूम रहे हैं। गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदः, उस स्थान में भेद हो सकता है, दाह हो सकता है। तत्र तत्र अनवस्थितः, अनवस्थित ऐसे स्थिति हो सकती है। गात्र देशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च, श्रम और दुर्बलता भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सभी जो अवस्थाएं हैं, ये नीचे आगे पूरे अलग अलग अवस्थाएं दी गई है। तो ये सभी अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब ये इन अवस्थाओं को देखते हुए भी हम व्याधि का निदान कर सकते हैं। जब हम पेशेंट को देखते हैं, रुग्ण देखते हैं, तो रुग्ण में जो लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों से और जो हेतु दिखाई देते हैं, उन हेतुओं से कौन सा दोष वृद्ध है, कौन सा दोष क्षीण हो गया है, और कौन सा दोष सम मात्रा में है, ये देखते हुए हमें तय करना है कि अम, अ, ये व्याधि किस अवस्था में जा रहा है। इससे हमें व्याधि की अवस्था समझ में आती है। समझो हमने किसी भी व्याधि को एक नाम दे दिया, समझो अतिसार है, उसमें भी कफ वृद्धावस्था में है, या वात वृद्धावस्था में है, या पित्त वृद्धावस्था में है, ये हमें दोषों के लक्षण और दोषों के हेतुओं को देखते हुए ही हमें तय करना पड़ता है, और उसके हिसाब से ही चिकित्सा देनी पड़ती है। तो इसलिए ये जो अवस्थाएं है, प्रकृतिस्थ, वृद्ध और क्षीण, ये जो दोषों की अवस्थाएं हैं, ये हमें हमेशा पढ़नी चाहिए, और हमेशा इनको देखते हुए ही रोग का ज्ञान करना चाहिए। इसलिए ये रोग के ज्ञान में एक क्राइटेरिया स्वरूप आया है। तो रोगों का ज्ञान करना है, ये हमने जो उसमें देखा, जो चरक विमान स्थान अध्याय 4 में जो रोग ज्ञान के क्राइटेरियाज दिए हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। वृद्ध होना, क्षीण होना और समावस्था में रहना, ये एक क्राइटेरिया है। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। और ये जो 17वां अध्याय है, उसमें ये वृद्ध, क्षीण और सम अवस्था के बहुत सारे प्रकार दिए हुए हैं। ये 45 से लेकर 61 तक ये सभी जो है, ये अलग अलग क्राइटेरियाज दिए हैं, जिसमें वात की वृद्धि, कफ की वृद्धि,
या फिर पित्त की वृद्धि, किसकी वृद्धि है, किसका क्षय है और कौन सा दोष सम अवस्था में है, ये देखते हुए हम व्याधि का निदान योग्य प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से और फिर उसके बाद ये श्लोक आता है, दोषा वृद्धः स्वं लिंगम, दोषा प्रवृद्धा स्वं लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, क्षीणा जहति लिंगम स्वम, समः स्वम कर्म कुर्वते। तो जब ये अध्याय फिर से पढ़ेंगे 17वां, तो हम जरूर ये सभी जो अवस्थाएं हैं ये देखेंगे। इसके आगे का पहले वाला एक श्लोक देखेंगे और फिर आज थोड़ा रुकते हैं, मुझे एक जगह पे जाना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है द्वयि उल्बणैः एक उल्बणैः षट् हीन मध्याधिकैः षट् समश्च एको विकारः सान्निपाता त्रयोदश। तो ये त्रयोदश सान्निपात कैसे होते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो एक बढ़ना वात पित्त कफ, इसमें कौन सा दोष ज्यादा बढ़ गया है, कौन सा कम हो गया है, ये देखते हुए 13 सान्निपात ये बताए गए हैं। संसर्ग नव, अगर सिर्फ 2 दोष लिए हमने तो संसर्ग होते हैं और वो 9 प्रकार के होते हैं। षट तेभ्यः एक वृद्ध्यः, एक वृद्ध हो गया है तो 6 होते हैं। ये एक मिनट, हाँ ये किसके लिए है? तै वृद्धैः, ठीक है। षट्टेभ्यः एक वृद्ध्यः समस्त्रयः, और सम है तो 3 है। पृथक त्रयः तै वृद्धैः व्याधयाः पंचविंशतिः। तो वृद्धि और क्षय इनके 25-25 ऐसे अलग अलग प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। यथा वृद्धैः तथा क्षीणैः दोषैः स्युः पंचविंशतिः। जिस प्रकार वृद्धि के 25 है उसी प्रकार क्षीण दोषों के 25-25 ऐसे विकार यहाँ पे अलग अलग बताए गए हैं। वृद्धि क्षय कृतश्च अन्यो विकल्प उपदेक्ष्यते। वृद्धि एकस्य समता च एकस्य एकस्य संशयः। द्वन्द्व वृद्धिः क्षयश्च एकस्य एक वृद्धिः द्वयोक्षयः। इस प्रकार से द्वंद्व वृद्धि ही, दो दोषों की वृद्धि, एक का क्षय हो गया है, एकस्य वृद्धि ही, एक की वृद्धि हो गई है, दोनों का क्षय हो गया है। इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई है। तो इस प्रकार से हम 25-25 ऐसे एक एक वृद्धि के जो लक्षण है, वृद्धि और क्षय के जो वात पित्त कफ दोष के लक्षण है, ये यहाँ पे बताए गए हैं और उनको देखते हुए ही हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आज रुकते हैं। तो वृद्ध, क्षीण और क्षय दोषों का जो वर्णन है ये हमने इस अध्याय में देखा। आगे जाते हुए हम फिर से चरक मीमांसा अध्याय 4 पर 4 से फिर से देखेंगे और वहां पे आगे के जो रोग का ज्ञान करने के लिए हमें किस प्रकार प्रमाणों का उपयोग करना चाहिए वो आगे दिया है, वो हम वहां से उस अध्याय से जानने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं।